सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर एक तरफ ईद की फेस्टिविटी है, दूसरी तरफ इस बात की खुशी है कि आपका सैटरडे संडे क्लब हो गया है छुट्टियों के साथ। जी, तीसरा घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इस दफ़ा भी जितने टास्क उन्होंने असाइन किए हुए थे वो हम उसमें लेट हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह सेठ कंपनी का जो अपने कहता है ना एम्प्लॉयज़ को कि इतने की सेल करोगे तो मैं बोनस सैलरी दूंगा, इसी तरह हमारे घर वाले ना इतने को टास्क लगा देते हैं कि वो हम टाइम पे डिलीवर कर ही ना सकें। सर मैं तो इस चीज़ पे बुनियादी तौर पे एक मान बैठा हूँ कि ये जो टास्क होते हैं ना जो घर पे मिल जाते हैं, ये ना भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये बोरियत का बायस है कि यार और कुछ नहीं तो इस पे क्योंकि दाव चलता है तो इसको कोई ना कोई काम दो, ये बैठा क्यों है। यानी कि सर आपको इस एक घर के अंदर जो शख्स ये वाला होता है यार सारे काम तूने करने हैं, उनको लगता है कि इस बंदे को ज़िंदगी में सुकून नहीं चाहिए, इस बंदे को ज़िंदगी में एक्टिविटी चाहिए। हर शख्स मुख्तलिफ होता है सर, कुछ लोग सुकून पसंद होते हैं, कुछ लोग एक्टिविटी पसंद होते हैं। कोई और कैसे ये कह सकता है कि जी आप सुकून पसंद नहीं है इसलिए इसको काम दे ही जाओ। वो आपकी तरफ फेवर कर रहे होते हैं सर आपको, यकीनन। तो ये ठीक नहीं है सर, हम इसके साथ नहीं है। बिल्कुल। तो सर आगे चलें। सर इससे पहले कि आप आगे चलें, एक मुझे क्लैरिफिकेशन देनी है और माफ़ी मांगनी है। लास्ट जो हमारा शो था उसके अंदर मैंने जो गंदम के ऊपर रेंट किया उसमें एक चीज़ जो मैंने कही और पोस्टर भी दिखाया वो था कि सीलिंग प्राइस जो सेट की पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन वो जो पोस्टर था वो इस साल का नहीं था, वो 2024 अगस्त का था। सो अभी तक हुकूमत ने कोई सीलिंग प्राइस सेट नहीं की, तो इस चीज़ के ऊपर मैं पंजाब गवर्नमेंट, सीएम पंजाब और हमारे तमाम देखने वालों से माफ़ी का तलबगार हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ऐसा दोबारा नहीं होगा। सर बिल्कुल सर आगे चलते हैं सर। तो सर ऐसे है कि सर ईद के अंदर जो दीगर जो सर चीज़ें होती हैं जो लवाजमात जिन्हें कहा जाता है कि मतलब घर पे खाना शाने का है, लंच का है, कपड़े हैं और ढेर सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक ये चीज़ भी होती है कि जी बैंक नोट्स जो है फ्रेश मंगवाएं, कापियाँ जिन्हें कहते हैं हम मंगवाएं, 100 की हो जाए, 50 की हो जाए, मतलब बहुत आपने एक्साइटेड हो जाए तो 500 की हो जाए। ईदी देने के लिए लोग कहते हैं कि यार ईदी दें तो कोई नए नोटों की दें। तो सर इस दफ़ा बहुत बड़ा मसला हुआ है कि सर तमाम सर जो सार्फिन हैं उनको नए नोटों से महरूम रखा गया है, नए नोट नहीं मिले बैंक से। अलबत्ता ना सिर्फ ये हुआ कि बैंक नोट नहीं मिले, 1000 वाली जो आपकी कॉपी है उसके ऊपर तकरीबन आपका ब्लैक में 1600 रुपए का उसके ऊपर रेट चल रहा है, जो ऊपर देने आपके हैं मतलब पर नोट, मतलब 600 रुपये इजाफी इसके अंदर, और 10 और 50 पर कॉपी सॉरी 10 और 50 की कॉपी जो है उसके ऊपर 1500 रुपये आपने इजाफी देने। सर बेसिकली ये मुल्क जो है यहाँ पे जो अवाम है सर उनको किसी न किसी चीज़ पे ऑन चाहिए। वो गाड़ियों पे जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा यार ये जो नोट कापियाँ हैं ना इनके ऊपर ऑन लगा दो। तो सर अब ऑन पे सर कॉपियाँ बिक रही हैं। अब ज़ाहिर है इनके ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ है और लोग जो हैं वो अब चेक कर रहे हैं कि ये क्या मामला है। ज़ाहिर है ये सारा बैंकों से भी पूछना चाहिए कि इस दफ़ा क्या हुआ, आपकी जो मिंट है जहाँ से ये स्टेट बैंक की तरफ से जहाँ ये करेंसी नोट्स डिलीवर होने होते हैं उन्होंने क्या किया। और सर इस वक्त लोग जो है परेशान। सर देखिए मुझे तो इस सारे फिनोमेना की समझ ही नहीं आती कि क्यों सबको ईद पे नए नोट चाहिए होते हैं। एक तो हमारे जो दोस्त बैंकों में काम करते हैं उन पे इतना प्रेशर होता है, हर वक्त कॉल पे कॉल आ रही होती है कि जी किसी तरह नए नोट अरेंज कर दो। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि सर हम तो इस पर पहले एक शो भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक दफ़ा और अपग्रेड होनी चाहिए करेंसी, और कनाडा की तर्ज की जो कि प्लास्टिक टाइप मनी होती है वो लॉन्च कर देनी चाहिए। एक तो ये है कि मतलब उससे आपका थोड़ा सा मतलब इंडिया की तर्ज से ना करें कि रातों रात डीमोनेटाइजेशन, आप टाइम दे दें 6 महीने, साल, 1.5 साल, तो उसमें थोड़ा सा जो है आपके जो इस वक्त सर्कुलेशन में फेक नोट है वो भी कर्टेल हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो सर बार बार नोट छपते है इसकी भी तो एक कॉस्ट है ना, तो प्लास्टिक नोट जो है वो उस पर उम्मीद ये है कि वो ज़्यादा अरसा निकालेगा। तो अगेन यहाँ पे सर मतलब नोट फट भी जाते हैं, यहाँ पे हर नोट के ऊपर पान की पीक भी होती है और भी बड़े मसाइल होते हैं। तो ये बड़ी कॉस्ट है सर नोट छापने की, इसको कर्टेल करने की ज़रूरत है। तीसरी आखिरी चीज़ ये कि बच्चों को आप जब ईदी देते हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चे को ये फ़र्क पड़ता है कि वो नोट नया है कि पुराना है, पसंद होना चाहिए।
नोट बड़ा है वो तो उसको ज़्यादा खुशी होती है कि खर्च के मज़ा आता है। अच्छा, जिसकी जो नए नोट जिस बच्चे के पास आ भी जाते हैं ना, वो करता ये है कि पुराने पहले निकालता है और नए रख लेता है। तो वो तो बल्कि एक हिंड्रेंस है कि नए खर्चने का दिल नहीं कर रहा। शायद इसी वजह से ना वो लोग ये चाहते हैं कि बार बार जब पूछा जाए कि ये नोट कहाँ से आया था, तो वो कहे कि खालू जी अमीन हमेशा नए नोट देते हैं। तो बाकी जो अगेन हम ये एक गलत बात है और ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन नए नोट का अगर कोई मकसद समझ में आता है ना, तो वो सिर्फ सर डांस परफॉर्मेंस पे है कि वो ना ऐसे करता हो पंखों में सर आया वरना तो आपने खरीदने दुकानदार को आपने दे के चीज ले लेनी है, नया नोट पुराना नोट। सर देखिए, मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट डेविल्स एडवोकेट सर, मेरे ख्याल में उसका एक फैक्टर हाइजीन भी है कि वो जो शख्स हैं, आपने अमूमन ईदी बच्चों को देनी होती है, बच्चों को देते हैं तो वो कहते हैं यार कि वो दागी मैला गंदा नोट जो होगा वो बच्चे हाथ लगाएंगे, बच्चों को फिर आदत भी नहीं है कि मतलब हाइजीन अपनी खुद रखें, वो पेरेंट्स भी आवाज़ होंगे, तो वो कहते हैं यार नया नोट ही दो ताकि बच्चा जो है वो साफ़ सुथरा रहे, कपड़े भी ना मैले हों, खुद उसके हाथ भी ना गंदे हो, एक ये फैक्टर हो जाए। वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता इस चीज़ के अंदर सर। ये बेसिकली है कि वो ये सर जो हमारी एक ना अनफॉर्चुनेट सी मेंटालिटी है कि जी आपने तमाम तर चीज़ें जो है ना उसके अंदर आपने वन अपींग करनी है। तो कोई शख्स जो है जिसके पास टाइम नहीं ज़िंदगी में, वो एक्टिविटी वाला बंदा है जो एक्टिविटी वाकई में करता है, काम शाम ये वो, उसको नहीं टाइम मिला, ना ही उसने किसी से फेवर लिया कि मुझे नए नोट भिजवा दें, वो ईद पे ईदी जो है वो नॉर्मल नोट्स की देते हैं। तो वो जो खालू जी जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो उनके पास टाइम ही टाइम है। उन्होंने मेरे ख्याल में ईद से कुछ 2 हफ्ते पहले नोट मंगवा के रखे होंगे, उन्होंने पैकेट्स भी बना लिए होंगे ईदी के। तो सर फ़र्क उसके अंदर है, वन अपींग का है। बिल्कुल, ये आपका जो है ना कि वो एक यहाँ पर जो रिवाज बन गया कि जी कपड़े भी नए, जूते भी नए, नोट भी नए। ज़रूरत नहीं है इतने सारा कुछ नए की। मतलब अगेन जो सारा प्लेजर है या फेस्टिविटी है, जो सारा कुछ वो तो यहाँ पे है। तो यहाँ अगर आपका ज़हन बन गया, मतलब आप सर जो बंदा भी एक ख़ास एज का थ्रेश होल्ड क्रॉस करता है, वो उसके बाद अमूमन ईद पे नए कपड़े या शादियों पे नए कपड़े बनवाने बंद कर देते हैं। अगेन आप ये तो नहीं कह सकते कि उसको अब ईद का मजा नहीं आ रहा। सर थ्रेशोल्ड को मैं पास कर चुका हूँ। मुझे कोई पूछे कि जी ईद पे फिर क्या तैयारी है, मैं कोई तैयारी नहीं, उठ जाएंगे और ईद बना लेंगे। मतलब ईद तो सर वो होती है, ईद देखें बचपन से लेके अब तक ज़्यादा लुत्फ जो होता है वो इस चीज़ का होता है कि आपके सारे घर वाले इकट्ठे होंगे, आपके कज़न्स, रिश्तेदार, गपशप, खाना पीना, उठना बैठना, ये वो, तो ये उसका रौनक है, उसका हुस्न है। अब उसके अंदर जब आप मटीरियलाइज़ कर देंगे चीज़ों को कि जी देखें वो कपड़े उसने फलाने वहाँ से करवाए और वो उसने वहाँ से लिए, ये वो, इट्स मेरे नज़दीक तो बड़ी इरेलेवेंट चीज़। लेकिन सर चले, लोगों की जिस चीज़ में खुशी है, हम कौन होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन कापियाँ क्योंकि अब ये ऑन शॉन चल रहा है, तो ये तो बाहर लेके लीगल एक्टिविटी है। इसमें जो बेच रहा है वो भी गलत कह रहा है, गैर कानूनी हरकत कर रहा है, जो ख़रीद रहा है वो भी गैर कानूनी हरकत कर रहा है। तो इसको अगेन हम क्या कितनी दफ़ा सर क्या क्या मांगेंगे रियासत और स्टेट से, हम ये रहने दें, चले सर, लेट दिस वन स्लाइड सर। वो बाकी सर जो बाकी दिनों में बैंक से जो कॉपियाँ निकालते हैं आप उनको पकड़ें, जैसे आपने जिक्र किया सर। वाला सर आगे चलते हैं सर, क्रिकेट के ऊपर बात कर लेते हैं सर। ये लेकिन सर क्रिकेट से ताल्लुक़ भी रखती है खबर, लेकिन ये एक क्रिकेट की एक तकनीकी जो एक चीज़ है जो कि बंद कर दी गई थी कोविड के दौरान, उसके ऊपर है कि सर बॉल्स की जो सर क्रिकेट बॉल की जो ऊपर थूक से उसको बनावट जो होती है उसकी स्विंग करने के लिए वो कोविड में बैन थी। ज़ाहिर है सर कोई एक बंदा यूं करके बॉल चमका रहा है और अगला बंदा भी कर रहा है, उसको कोविड होती है, बड़ा डेंजरस था, तो आईसीसी ने बैन कर दिया था। तो अब सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि ये चीज़ वापस आ रही है और ये आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके अंदर इस चीज़ की इजाज़त दी गई है और इसके ऊपर जो बाकी प्लेयर्स का रद्द-ए-अमल है वो भी आया है। नसीम शाह ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है कि जी बेसिकली ये इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है रिवर्स के अंदर जो आपकी शाइनियर साइड है उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उसका पॉइंट मैं समझ गया। वो कहते हैं कि जब ये बैन हुई है 2020 में ग़ालिबन बैन हुई है, से अगले 5 साल भी तो रिवर्स स्विंग करा ही रहे थे ना हम, तो कोई ना कोई हमने तरीका ढूंढ लिया था उसके बगैर करने का। अब अलबत्ता ज़ाहिर है सारे बॉलर्स अपने सीक्रेट्स तो नहीं देना चाहते, अब तक तो सीक्रेट है भी नहीं, बट आई एम श्योर फास्ट बॉलर इस चीज़ से खुश हुए हों। जी बिल्कुल। एक तो मैं आप पिछली स्टोरी से इस स्टोरी पे जो आए हैं तो मुझे लगा है कि वो क्योंकि उसमें भी आपने हाइजीन वाला एंगल ढूंढा था, तो इस वजह से आप सर मैं हाइजीन कॉन्शियस ज़्यादा होता जा रहा हूं दिन ब दिन। दूसरा ये है कि जाहिर है उससे मतलब से कर रहे हो इतने अरसे से और चीज़ें भी जाहिर है, सर्दी का मैच में अब सीधा नहीं आएगा तो सर वैसलीन तो मना है ना। तो बुनियादी बात ये कि किसी ना किसी तरह कर रहे थे, अब ये हो गया, ये अच्छा है क्योंकि क्रिकेट का ये हुस्न था, हम इसको बचपन से देखते आए हैं। वो और बात है कि वो हाइजीन के मामले को ना, मतलब एक तो होता है थूक हाथ से लगा के करने वाला,
हमने बड़े बड़े ग्रेट्स ऑफ द गेम जो हैं उनको पूरा अपना म्यूकस वो जो साइनस नजला सर बलगम इकट्ठे करके थूक फेंकते देखे हैं बॉल के ऊपर और उसके बाद चमकाते देखे हैं। और फिर हमारे जो शाहिद अफरीदी साहब थे उन्होंने तो खैर एक जिद्दत लेके आए थे ना कि उन्होंने शाइनी साइड बनाने के बजाय रफ साइड पे चक मार लिया था। सर वैसे ये एक बड़ी अनफेयर सी चीज़ है कि मेरे ख्याल में देखें अगर शाइनी साइड बनाने देते हैं, इजाज़त है उसकी, तो जो रफ साइड है उस पर चाहे क्या कसूर है उसके ऊपर भी, मतलब आप एक अलाउ कर दें कि जी हर मैच के दौरान एक जो 320 वाला पत्ता होता है रेगमाल वाला, वो हर एक प्लेयर जेब मिड ऑफ या मिड ऑन पे रखवा दे एक बंदे, वो रेगमाल से सर कसी जाए। और सर फिर वो भी सर नहीं सर उसमें स्किल है। देखें थूक जो है वो तो एक अनलिमिटेड है, मतलब एक बंदा का अगर माउथ ड्राई हो गया तो दूसरे का तो थूक छूट लेकिन जो पत्ता है सर, पत्ते ने तो खत्म हो जाना रेगमाल ने, तो आपने कब उसको यूज करना है, रफ साइड ज्यादा स्किल मांगती है, मेरा ये क्या मानना है सर। दूसरा एक और चीज़ है कि आप देखें कि हमेशा से ये बात तय रही है कि पूरी दुनिया के बॉलर्स एक तरफ और रिवर्स स्विंग में पाकिस्तानी बॉलर एक तरफ। सर इसमें थूक का कमाल है पाकिस्तानियों को, क्योंकि थूक लगानी आती है असल जिंदगी में, तो इसलिए गेंद को भी वो थूक लगा देते हैं कि तू इस तरह कर। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके ज़रा 11 बंदे मैच खेल रहे होते हैं, मेरे ख्याल में जिसकी हाइजीन सबसे अच्छी हो ना, उन दो को मिड ऑन और मिड ऑफ पे खड़ा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बॉलर जब रन अप के लिए वापस पहुंचता है तो उससे बहुत देर पहले इन दोनों में से एक के पास गेंद आ चुकी होती है जो उसको तैयार कर रहे होते हैं तो उनकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। सर मुझे जैसे ये आपने बात तो ठीक की है एक हद तक, लेकिन सर हाइजीन का आपके सेलिवेटरी ग्लैंड से क्या ताल्लुक है? सर को बंदा मतलब बाकी एरिया उसका बेहतरीन साफ हो, लेकिन सर वो उस दिन उसने सर मूली खा के तो सर वो भी एक मसले वाली बात है। जी ये बात ऐसे आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि अब अगर किसी का मुंह स्टिंक करता है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइजीन ही ख़राब हो। अब तो ये एक बहुत बड़ा मार्कर है डायबिटीज़ के लिए। अगर अगेन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं इसके ऐसी इन्फॉर्मेशन के बाद क्यों लॉन्जिविटी में इजाफा नहीं होगा कि पहले लोगों को जब हो जाती थी तो फिर पता लगता था, अब आपके पास मार्कर्स ऐसे आ गए हैं कि प्री डायबिटिक में आपको पता लग गया है। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप कोई ऐसी स्पोर्ट खेल के अपना डायबिटीज़ को नीचे लेके जा सकते हो जिसमें भागना पड़े, जिसमें से क्रिकेट एक नहीं है। क्रिकेट में सिर्फ खड़े खड़े मिड ऑन पे थूक है। बिल्कुल सर। बाकी सर इसको हम चाहेंगे कि ये अगर तो IPL वालों ने इस चीज़ को कर दिया तो इसको हम एडवांस करें इनटू आपकी जो दीगर ICC के और भी फॉर्मेट्स हैं तमाम के अंदर, ताकि सारे जो प्लेयर जो थोक लगाते हैं वो इससे मुस्तफीद हों। बिल्कुल सर। और दूसरा ये है कि मतलब मैं वाकई मतलब जो है ना बड़ा मिस कर रहा था कि एक स्पेक्टिकल था। क्रिकेट ना एक ऐसी स्पोर्ट है कि हर वक्त कुछ हो नहीं रहा। मतलब अगर आप फुटबॉल ले लें तो सिर्फ अगर कैमरा बॉल को ही फॉलो करता रहे ना तो हर वक्त फ्रेम इन एक्शन है। अच्छा क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, बास्केटबॉल ले लें और दीगर स्पोर्ट्स में, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कितने कितने मिनट कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो उसमें जब ये है ना कि एक बंदा जो है पैंट से लगा हुआ है, एक बंदा जो है वो यूं, कम से कम कुछ एक्टिविटी है, मतलब या तो फ्रेम इन एक्शन हो या एक्शन इन फ्रेम हो, कुछ तो हो रहा हो ना। हाँ सर। दूसरा देखिए खासतौर पर अगर टेस्ट मैच हो उस पर तो सर बहुत सारे लोग जो है बस बड़ी देर खड़े रहते हैं और उसके बाद लंच हो जाता है। बिल्कुल। देखें टेस्ट मैच में चिट्टी वर्दियों में जो एक वाहिद रंग है वो है जो गेंद का आपकी पैंट को लगा हुआ है। तो वो अगर आप उस रंग को छीन लेंगे तो फिर टेस्ट में पीछे क्या रह जाएगा? सर बिल्कुल नहीं रहेगा। सर ये कितनी अच्छी आपने निशानदेही की, जो लाल रंग होता है सफ़ेद जो आपकी किट होती है उसके ऊपर। अब देखें जो आपकी बाकी दीगर मैचेस है वनडेज और T20 उसके अंदर तो कलर्ड किट्स होती हैं, उसके ऊपर तो नहीं था पता चलता कि ऐसे कि जी किसी ने बॉल को वाइट बॉल भी वाइट होती है, तो आप बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसने मेहनत की और किसने नहीं की उस मैच के अंदर। अगर कोई बड़ा ज़बरदस्त प्रेस हुए हुए कपड़ों के साथ गया है और प्रेस हुए हुए कपड़ों के साथ आ गया, उसने नहीं मेहनत की उस दिन। ये कोचेज़ और दीगर जो कैप्टन्स हैं वगैरह वो बता सकते हैं जी कि ये शख्स जो है इसकी एफर्ट नहीं थी आज मैच में। बिल्कुल। अच्छा दूसरा जो जिपर्स ख़त्म हुए थे ना ट्राउजर्स में से क्रिकेट के, वो इसी वजह से ख़त्म हुए थे कि यार आप रफ साइड उसको ना मारो कि उस गेंद तैयार करने। बुखारी साहब ने किया था लास्ट समय, शायद उन्होंने किया था लेकिन जो है वो उसके बाद मैं आज से कुछ साल पहले देख रहा था कि जिपर्स ट्राउजर्स पे तो ख़त्म हो गए। पाकिस्तान की एक किट थी जिसमें यहाँ पे जिप लगी हुई थी। यार एक बंदा डाइव मारेगा उसको जिप छिल जाएगी उसके अंदर, मतलब खुद किट बनाते हुए थोड़ा सा तो सोचो। सर एक तो ये है, दूसरा सर एक ज़माने में मुझे याद है शुएब अख्तर साहब जो है वो गले में कुछ मतलब जेवरात टाइप चीज़ जो है वो पहन के, मतलब और भी चीज़ें होती होगी उसके अंदर, वो पहन के खेलते थे। लेकिन शुएब अख्तर डाइव डूव नहीं मारता था, उसको कॉन्फिडेंट था कि मैं बॉल मेरे डाइव नहीं कर रहा। लेकिन सर आजकल के जो मॉडर्न आपकी जैसे फिलिप्स टाइप है, शायद आपको देख लें
आप बिल्कुल किट जो है उसके अंदर कोई मेटालिक चीज़ होनी नहीं चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए सारा कुछ। बिल्कुल। अच्छा, फास्ट बॉलर को ये भी तो होता है ना कि यार चलो ठीक है मैं डाइव नहीं मारूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा मेरा गेंद रोक के पिकअप करते हुए, लेकिन वो जो टाइम मैं बाद में बचाऊंगा ना थ्रो में, जो बगैर ठप्पे के कीपर के हाथों में जाएगी, तो वो मैं पूरा कर लूंगा। सो फास्ट बॉलर अगर नहीं भी मार रहा डाइव तो इट्स ओके। हाँ नहीं ठीक है सर, वैसे भी आजकल के दौर में हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बैठे बैठे इंजर सर हो रहे हैं, तो इसके अंदर आप बिल्कुल डाइव ना करें, मतलब हम नहीं चाहते कि हम एक और फास्ट बॉलर लूज करें। बिल्कुल। तो सर बाकी इसके अंदर आईसीसी जो है अगर ये भी चीज़ें कर रहा है कि ब्रिंगिंग बैक जो ये वाली चीज़ है, तो सर कुछ जो आपकी चीज़ें जो है ना वो उसको वापस लाएं थोड़ा सा, और मतलब जैसे स्लेजिंग के ऊपर बहुत एक तहरीक है कि भाई कंप्लेन हो जाए तो फाइन हो जाते हैं, ये होता है, थोड़ी सी स्लेजिंग नीम किस्म की जो है ना उसको भी वापस लाया जाए। क्रिकेट वो भी क्रिकेट का हुस्न है सर आखिर। सर मेरे ख्याल में तो फुल फ्लैज को वापस लाना चाहिए। जाहिर है अब वो बिल्कुल ही आप रेसिस्ट या मिसोजिनिस्ट बात नहीं कर सकते, बाकी तो मेरे ख्याल में खुल के करें, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। आपको आपका जो है वो प्रेशर आप कितना हैंडल कर सकते हो वो उसी से तो पता लगता है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सर। और आप जितनी स्पोर्ट्स बाकी देख लें उसके अंदर सबके अंदर तमाम के अंदर जो स्लेजिंग जो है एक बड़ा मेजर उसका एंगल होता है। बिल्कुल। और फिर आप देखें जो ज़्यादा बुनियादी बात है ना वो ये है कि आप ज़्यादा बाउंसर्स वापस लेके आए, क्योंकि आपने बल्ले का साइज़ आप बड़ा करते गए, पैड्स आप अच्छे करते गए, हेलमेट आप लाइट करते गए, मतलब आपने बैट्समैन के लिए इतनी आसानियां पैदा की, और उसके बाद आप इतना काफ़ी नहीं था कि आप बैट्समैन के लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, आपने बॉलर्स के लिए मुश्किलात शुरू कर दी कि तुम बाउंसर भी नहीं मार सकते, तुम ऐसे भी नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं कर सकते। यार थोड़ा सा बॉलर भी किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी का उसका भी दिल है, उसका भी दिल है, और वो भी चाहता है कि वो ज़रा हाईलाइट रील में आए बॉलिंग के लिए। सर बहरहाल ये बेहतरीन हो गया सर सब कुछ, और आई होप कि और जो चीज़ें हम प्रपोज कर रहे हैं वो जिद्दत जो है वो उसके अंदर आया, वो चीज़ें वापस आए। बिल्कुल। और आप कौम को पैगाम दे दें कि थूक हमेशा गेंद को लगाओ, इंसान को नहीं लगानी। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलें। सर आपको पता है पाकिस्तान में सर जब से मैं यहाँ पे हूँ सर टाइम गुजार रहा हूँ अपना, तो मुझे नज़र आता है कि हर चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है जो हम खो बैठे हैं। उसके अंदर इकोनॉमी हो सकती है सर, आपकी कुछ फेस्टिविटीज़ जैसे बसंत वगैरह उनको रिवाइव कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमैनिटी जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है सर। सड़कों के ऊपर जो बिहेवियर है, ड्राइविंग स्किल्स, रिवाइवल चल रहा है सर एक चीज़ की। और सर उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिवाइवल जिसकी बात की जाती है वो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल, सिनेमा का रिवाइवल। तो सर वेरी नॉट हैप्पी टू रिपोर्ट कि एक रिसेंटली ये कुछ फिगर्स आए हैं हमारे पास जिसमें कहा जाता है सर 7 साल से में सर तकरीबन सर 186 में से कुछ तकरीबन लगभग 65 सिनेमाज जो हैं 67 सिनेमाज सॉरी जो हैं वो बंद हो गए हैं। उसको बताया जा रहा है कि एक तो नंबर 1 क्वालिटी ऑफ फिल्म नहीं है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्म भी यहाँ पे नहीं है, और तीसरी और मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है 2019 में जब से आपने बंद की है, जिस जो अच्छी खासी एक मार्केट थी यहाँ पे, उसकी बंदिश के बाद बहुत एक मुतासर हुई हैं जो आपकी स्क्रीन्स हैं, और जो फिल्में आ भी जाती हैं वो हॉलीवुड की हों, फॉरेन फिल्म्स हों या डोमेस्टिक भी हों, तो उनकी जो कीमतें हैं आपको एक फ़िल्म देखने की वो लगभग 2000 रुपये से जाके तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये तक जाती है अगर आप बहुत प्रीमियम किसी सिनेमा में जाके बड़ी बड़ी सीटों पे देखते हैं। और इसके साथ ज़ाहिर है टिकट की कीमत तो है नहीं, इसके अंदर ये भी इंक्लूडेड है कि अगर आपने जाके कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेनी है, आपने वहाँ पहुँचना भी है, आप एक शख्स अकेला थोड़ी देखने जा रहे हैं, दीगर लोग साथ हैं, तो लोग जो है फिर इस एक्टिविटी को पसंद नहीं करते कि इतना ख़र्चा कर दें एक फ़िल्म देखने के लिए, हम OTT पे देख लेंगे या घर पर देख लेंगे, किसी भी तरह देख लेंगे। तो इसके ऊपर से जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि जी टिकट आप किसी तरह 250 रुपये की करें तो फिर देखें कितने लोग आते हैं। अब 250 रुपये के करने के लिए सर और बड़े मसले हैं कि यहाँ पे बिजली महंगी है, यहाँ पे बिजली अब चली जाती है तो उसको वापस लाने के लिए जो जनरेटर वगैरह सब कुछ वो बहुत महंगा है, लेबर एक हद तक महंगी है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो सर बेसिकली सिनेमास का बहुत बुरा हाल है कि अगर फिल्में अब आना भी शुरू हो जाए तो इतने सिनेमास जो बंद हो गए दिखाएंगे कहाँ। जी सर, ये हम आज एक तो ये खबर आई है डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है कि मोस्ट प्रोबेबली परसों तरसों ईद है, तो आपको पता है कि ये वैसे तो हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं हो रही बहुत सालों से, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पे 5-6 फिल्में ज़रूर पाकिस्तानी रिलीज़ होती हैं। अच्छा, इस दफ़ा उम्मीद है कि फिर हो जाएंगी। मैं सिर्फ एक फ़िल्म जानता हूँ पाकिस्तानी जो इस ईद पे रिलीज़ होने जा रही है, सो आई
हाईली डाउट, और आपने भी मतलब आप रोज अखबार पढ़ने वाले इंसान हैं, मुझे तो एक का भी नहीं पता, एक भी आपने ऐड नहीं देखा ना ईद के लिए जो सिनेमा पे लग रही है पाकिस्तानी फिल्म। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो 5-6 फिल्में पाकिस्तान में, मतलब टोटल अगर 10 फिल्में रिलीज होती थी तो उनमें से 6 ईद पे रिलीज होती थी। तो अब अगर इस साल वो 6 भी नहीं आ रही तो इस साल आपके मुल्क में 10 फिल्म भी रिलीज नहीं हो रही। वो जो है ना कि फिल्म का स्क्रिप्ट कैसा है या शूट कैसी हुई है, ये एक सानवी बात है। 10 फिल्में के साथ जो मुल्क है वो उस इंडस्ट्री नहीं कहलवाता, और इस पे सिनेमा चल ही नहीं सकता कम वक्त में जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो आपने 67 जिक्र किया, 67 स्क्रीनें बंद हुई हैं। वो अब जो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा है और उसके मुकाबले में एक मल्टीप्लेक्स है, तो वो एक मल्टीप्लेक्स बंद हुआ है तो समझे कि 5 स्क्रीनें चली। राइट। अच्छा, अब उसमें बात ये है कि वो जाहिर है इंडिया, ये जो 186 है ना, जो 7 साल में से जिसमें से 67 कम हो गए हैं, ये 186 होते भी नहीं थे, इससे कम होते थे कि कारोबार तो ख़त्म हो चुका हुआ था सिनेमा वाला। ये सारे बने तब थे जब इंडियन फिल्म आनी शुरू हुई थी, तो लोगों ने कहा कि अच्छा अब तो ये कारोबार है क्योंकि पब्लिक जाती है देखने। वो उसके बाद जब बंद हुई इंडियन फिल्म तो उसके बाद इनका कारोबार ठप हो गया। सो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है कि तब उनको बताया जाता रियासत की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है वो फ्लूइड है, वो कोई पक्की नहीं है कि हम चलाने देंगे नहीं चलाने देंगे या मामलात क्या होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अब वरना इनको खोल के दी जाए, कुछ किया जाए, क्योंकि देखिए इंडियन फिल्म जो है ना, उसका मसला ये है कि मतलब उसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि वो सेम लैंग्वेज है। अंग्रेज़ी फिल्म तो यहाँ पे लगती है, लेकिन वो अंग्रेज़ी फिल्म सब थोड़ी जाएंगे, सब तो नहीं देख सकते। आखिरी बात ये कि इसमें जो हमारे जो सिनेमा एसोसिएशन के सदर हैं ना, उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत ने सिनेमा को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है, लेकिन हमें इंडस्ट्री के रेट पे बिजली नहीं दी जा रही। अच्छा, वो अब एक और बात इसमें यह भी है कि चलें इनको इंडस्ट्री के रेट पे बिजली मिलनी भी शुरू हो जाए, तो फिल्म मेकिंग अगर इंडस्ट्री नहीं है और सिनेमा इंडस्ट्री है तो कैसे चलेगा। दूसरी बात यह है कि वो जाहिर है अगर हुकूमत इनको नहीं दे रही तो उसमें उस तरह के मामलात होंगे कि यहाँ पे कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता कि चलें जो तो है ना सिंगल स्क्रीन, वो तो यही कर रहा है। मल्टीप्लेक्स को अगर इंडस्ट्रियल रेट पे दी तो उसने अगर बाकी प्लाजे की बिजली भी उसमें कर दी तो क्या होगा। इस किस्म के अगेन गुमान होंगे एक दूसरे के। सर बिल्कुल। दूसरा आप देखें सर, इसको अगर हम एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, देखें दुनिया भर में सिनेमा कल्चर जो है कम हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है कि दुनिया भर में कम हो रहा है। दुनिया भर में एक और बहुत बड़ी वजह है उससे कम होने की, लोग OTTs पे जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है। लोग जो है वो सिनेमा पे जो जिसको टेंट पोल पिक्चर कहते हैं, जो साल की 5-6 आती, बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड जो सिनेमा में ही देखी जा सकती हैं, वो आप बनाते हैं इसी वजह से कि सिनेमाज भरते थे। ये वजह नहीं है कि वहाँ पर फिल्में नहीं बन रही, ये वजह नहीं है कि वहाँ पर कोई एक इंडस्ट्री बैंड है, ना ही ये वजह है कि उसकी वजह से स्क्रीन बंद करनी पड़ी। यहाँ तो ये तीनों वजूहत जो हैं मौजूद हैं, इसलिए ये चीज़ कभी हो नहीं सकती। तो बाहर से कंपैरिजन जो है उस तरह से बनता नहीं, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे भी OTTs हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन मेरा अपना यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम ने अभी तक अपना सिनेमा गोइंग जो एक्सपीरियंस है प्रॉपरली इन्जॉय किया ही नहीं। एक ज़माने में एक होता था बिल्कुल, जब पाकिस्तानी फिल्में बहुत बनती थी तब यहाँ पे सिनेमा गोइंग होता था, सिंगल स्क्रीन होती थी, अलबत्ता वहाँ पे एक पूरा एक एक्टिविटी होती थी, लोग तैयार त्यूर होकर जाते थे। लेकिन बहुत उसके जल्द बाद ही, मतलब आप 80s ले लें, लेट 70s 80s, उसमें भी सिनेमा बंद रहा। उसके बाद आप 90s के अंदर कुछ रौनकें आई, उसके बाद फिर बंद हो गया। अब फिर 2019 से 15 में ही बंद हुआ, फिर 90 आया, फिर तो ये कंसिस्टेंटली एक चीज़ है। यहाँ पे कभी किसी एक सिनेमा गोर ने सही तरह उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि ये एक प्रिविलेज हो किसी के पास कि भाई एक सस्ती जगह है जहाँ पे हर फिल्म लगती है, और अच्छा चलो यार निकलें घर से, क्या करें, चलो यार फिल्म ही देखाते हैं, 1-2 घंटे निकल जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे बहुत कम लोग, खासतौर पे अभी जो जनरेशन है, उनको तो पता ही नहीं है क्या है। जी सर, ये देखिए ना, होता ये था कि लेट 60s अर्ली 70s तक हर तरह की फिल्म बनती थी जिसमें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, सब तरह की। अच्छा, वो हुआ ये कि लेट 70s या अर्ली 80s में वो रिवाज आ गया कि सिर्फ गुंडा कल्चर के ऊपर फिल्म बनना शुरू हो गई, जिस पे तासुर ये पाया गया कि ये सिर्फ नौजवानों के लिए बनती हैं फिल्में, पूरी फैमिली के लिए ये फिल्में नहीं होती। अच्छा, वो कल्चर ख़त्म हो गया कि पूरी फैमिली सिनेमा जाएगी उठ के सिनेमा देखने। अच्छा, अब आप ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 80s की, 80s, 90s, 2000, 2010s, नाउ वी आर इन 20s, ये 50 साल होते हैं।
अच्छा, अब हुआ ये है कि 40-50 साल तो एक जनरेशन का नाम होता है ना। सो आपकी और मेरी जो जनरेशन है उसने तो बचपन से सिनेमा देखा ही नहीं, तो हमने तो रिवाइव नहीं करना, हमने इन द फर्स्ट प्लेस आदत डालनी है, एक्सप्लोर करना है कि ये होता क्या है। सो इट इज अ वेरी अपहिल टास्क, बहुत अपहिल टास्क है सर। देखिए इन टैंडम चलेगी, जो हम दो बातें कर रहे हैं ना, बेसिकली हम ये तो नहीं कह रहे कि जी स्क्रीनें बंद हो गई हैं तो अब क्या होगा। उस स्क्रीनें किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक जगह जब चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, उसके आउटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि डिमांड कम है या सप्लाई कम है। यहाँ तो दोनों चीज़ें हो रही हैं कि सप्लाई है नहीं और सिनेमा जो के ऊपर जो है वो लोग जो हैं उनकी डिमांड भी नहीं है कि भाई आप करें। हाँ, कोई अगर अवाम मुश्तरका होके रियासत से या फिल्म प्रोड्यूसर जो ये हैं सबसे कहे कि भाई आप बनाएं फिल्में, हम कहीं ना कहीं दिखाएंगे उनको, बट क्यों सर कोई अपना पैसा इस चीज़ में लगाए? कुछ सस्ता अमल तो नहीं है नहीं सर, इसके अंदर करोड़ों रुपए लगते हैं, उसके बाद पता चले जी दिखाने के लिए स्क्रीन ही नहीं है इतनी जितने जिस लेवल पर हमने फिल्म बनाई है, फ़ायदा। जी बिल्कुल। और दूसरा ये जो आपकी जो टिकट वाली बात थी ना, और पाकिस्तान की इकॉनमी बेसिकली बहुत जो है वो नीचे चली गई है, लोगों के पास वाकई इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक चले छोड़ दें, वो पॉपकॉर्न भी नहीं लेंगे, वो ड्रिंक भी नहीं लेंगे। 500 से टिकट शुरू होती है बहुत ख़राब सिनेमा की, 750 हज़ार एक रिस्पेक्टेबल टिकट है, तो उसमें बीवी बच्चों को लेके जाना वो आपका 5-6 हज़ार रुपये का नुस्खा बन जाता है। बगैर खाए पिए वापस आके आपने फिर घर पे पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करना है। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे चले फिल्में तो नहीं बनती, तजर्बा किया गया था ना कि जो बहुत मशहूर ड्रामे होते हैं उनकी आखिरी 2 किस्तें कंबाइन करके सिनेमा में पहले रिलीज़ कर दें और घर पे बाद में लगाएं। अच्छा, बात ये है कि हमने सुना कि कुछ लोग आए, लेकिन कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं था ना, वरना ये जो ड्रामा इंडस्ट्री तो रोज़ नए ड्रामे बना रही है। ये आखिरी 2 किस्तें उधर लगा लिया करें, इन्होंने नहीं लगाया। आप इसको छोड़ें, पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस एक ट्रेंड शुरू हुआ कि सिनेमा में लगा देते हैं, अब नहीं लगते। इसका मतलब है कि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बिल्कुल है ही नहीं। स्पेंडिंग पावर नहीं है, एक तो स्पेंडिंग पावर नहीं है, और बाकी इसको फिर टोटली डिसमेंटल करके नीचे से बनाना पड़ेगा एक इंडस्ट्री को। और अगेन जो हॉलीवुड वगैरह होती हैं अशराफिया के लिए वो चीज़ एक ठीक है, वो एंजॉय करते हैं उसी पे, लेकिन ये बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। पर यहाँ पे जाना हमें ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है नादरा जो है हमारा इदारा है, हमारा है सर, और हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से, और हम उसके सर, हम तो लिटरली उसके हैं सर, हम सब उसके अंदर है सर हमने उसके साथ बहुत डीलिंग होती है। आपका तमाम तर चीज़ें जो है स्लोली एंड श्योरली जो है नादरा उनको अब्जॉर्ब कर रही है। आप देख लें सक्सेशन विरासत वाली चीज़ जो है, जो एक ज़माने में कोर्ट कचहरियों के पास होती थी, अब नादरा ने उसको अब्जॉर्ब की, और मैंने सुना है कि उसके अंदर काफ़ी बेहतरी आई है लोगों के लिए। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें डिफरेंट चेंज हो गई हैं और टाइम लगता है चीज़ों को अडॉप्ट करने में। आपके कंप्यूटराइज्ड ID कार्ड्स हो जाएँ, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, आपकी FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लेके तमाम तर चीज़ें, इस हद तक कि आपका पासपोर्ट भी जो है, हालांकि वो एक फैसिलिटी आपकी जो है वो मतलब एक लहदा डील किसी और से करती है, बट मैंडेट एक पूरा आ जाता है उसके अंदर। तो बहुत सारे नादरा एक इदारा इस किस्म का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर शहरी के लिए, जिसने अपनी शनाख्त को कायम रखना है और अपने काम करवाने। तो सर नादरा की एक ऐप है पाक आइडेंटिटी के नाम से, पाक ID कहते हैं उसको, तो उसकी एक ऐप जो बड़ी देर से चल रही है। तो सर अब उन्होंने उसका एक नया वर्जन मुतारिफ कराया, और उसके ऊपर थोड़े से मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं लोगों के। कुछ लोगों जिनसे मैंने बात की, उन्होंने उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो कहते हैं वो ऐप जो है वो क्रैश हो जाती है, या क्रैश होती है या आगे चलती नहीं है सही तरह से। लेकिन उसके अंदर से उन्होंने कुछ फीचर्स जो हैं वो उन्होंने दिए हैं, अच्छे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और ज़ाहिर है जो चीज़ नहीं होगी, और हम टेक्नोलॉजी के साथ हैं, हम इस चीज़ के साथ हैं कि आप लोगों की फुटफॉल कम करें, घर बैठे बैठे चीज़ हो सकती है, उसके लोगों के आप चक्कर ना लगवाएं। बिल्कुल सर, उसमें जो सबसे अच्छा फीचर है ना वो ये है कि अगर आपका बायोमेट्रिक ना चल रहा हो तो वो आपके कैमरे से, आपके फेशियल रिकग्निशन के थ्रू आपका जो एंट्री है उस पर वो हो जाती है। और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी एज तक तो चल जाते हैं, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स मिटना शुरू 60 के बाद मिटना शुरू। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस था कि आपने चाहे किसी बैंक की ऐप इंस्टॉल करनी है, आपने चाहे फॉरेन करेंसी ख़रीदनी फ़रोख्त करनी है, आपने गाड़ी ख़रीदनी, यहाँ तक कि आपने सिम
लेनी है या अपने नाम से हटवानी है तो बायोमेट्रिक चाहिए। और एक शख्स जो 60 साल से ऊपर है वो मतलब मुतलका ऑफिस में भी चला गया है, फिज़िकली भी, मतलब अपने घर से तो नहीं हो पा रहा था उसका, वो फिज़िकली भी चला गया, तो उन्होंने वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमारे पास जब तक इस पे नहीं आएगा तो आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये इतना बड़ा हैंडीकैप था, इस पे लोग इतना तंग हुए हैं और ये कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, पिछले कई सालों से लोग बहुत तंग हो रहे हैं। तो शुक्र है इनको ख्याल आया और इन्होंने ये कर दिया। सर देखिए, ये सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक जो है ये सिर्फ आपको बैंक के लिए थोड़ी ना चाहिए। आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने अपने नाम चढ़वानी है, आपने ट्रांसफ़र करनी है, उसके लिए प्रॉपर्टी की डील्स के लिए अंदर आपको चाहिए, मोबाइल फ़ोन सिम के लिए आपको चाहिए। तो बायोमेट्रिक बड़ी अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी है और सब चीज़ों पर होनी चाहिए। तो ये बेहतरीन चीज़ है। आपका इनफैक्ट आपके पासपोर्ट्स बनने हैं जब आप, तो उसके लिए बायोमेट्रिक का एक होता है। तो सारी चीज़ों के लिए आपको बायोमेट्रिक चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई वर्कअराउंड जो है वो उन्होंने निकालना था। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो उन्होंने कर दी। आई होप कि जो दीगर इदारे हैं, बैंक्स हो गए, गाड़ी वाले हो गए, आपके जो बाकी जगह लगे होते हैं स्टॉल्स, उनको भी बताया जाए कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, उनको एक्सेस दी जाए इस चीज़ की। सर एक तो ये हो गया। दूसरा सर ऑब्वियसली नादरा जो है वो इस चीज़ के अंदर एक मार इस चीज़ से खाता है कि मेरे ख्याल में नादरा अपने तौर पे एक ऐसी चीज़ बनना चाह रहा है जहाँ पे आपकी रश का एलिमेंट और फुटफॉल का एलिमेंट कम होता जाए। अब ये सर आप इक्वेट कर लें बैंकिंग इंडस्ट्री से, नादरा से और दीगर और जगहों से जिन्होंने जो ऐप पे चले गए, तो कीजिए आप करें ऐप के थ्रू। अब ये बड़ा मुश्किल है कि आप तमाम तर लोगों को ये सिखाएं कि जी ऐप के ऊपर जाएं। देखिए जैसे बैंकिंग जो है, अब मुझे आपका भी पता है, अपना भी पता है कि हम कोशिश करते हैं बैंक ना जाना पड़े, कम से कम चक्कर बैंक का लगे, और ऐसा हो गया। ये मुमकिन एक चीज़ एग्जिस्ट करती है ये अलबत्ता आपको। लेकिन नादरा ने कौन सी वो चीज़ें इस ऐप के ज़रिए उनको डाइल्यूट किया है इस ऐप के अंदर, मुझे नहीं पता। मुझे तो कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक आपको FRC के लिए भी जाना पड़ जाता है, वहाँ पे आपको फलानी चीज़ के लिए भी जाना पड़ता है। तो ऐप होने का फिर फ़ायदा क्या है अगर आप बहुत सारी सर्विसेज उस पर रख नहीं रहे? जी सर बिल्कुल, असल में ना FRC वैसे तो आ गया उसके ऊपर, लेकिन अगेन जो ज़्यादा बड़ा मसला है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि यार हम जब ट्राई कर रहे थे ना तो ऐप क्रैश कर रही थी। अच्छा, वो एक कॉल है ना जनरली स्पीकिंग कि आपको डॉक्टर, अकाउंटेंट और लॉयर पे पैसे नहीं बचाने चाहिए। अच्छा, इसी तरह जब आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं ना, एक तो ये कि जाहिर है ऐप बनवाना ना अब कोई बहुत बड़ा काम नहीं रह गया। सो मतलब एक तो ये कि पाकिस्तान में भी काबिल लोग होंगे, दूसरा ये कि नादरा की जो है वो मतलब अगर इस किस्म की एक रेज़ करता होगा रिक्विजिशन कि जी हम कनाडा के एक सॉफ्टवेयर हाउस से ऐप बनवाने लगे हैं, तो वो बजट अप्रूव हो जाता होगा, सरकार अप्रूव कर देती होगी। और दूसरा ये कि यहाँ वाले भी हमारे ख्याल में जो बच्चे हैं वो इक्वली गुड ऐप बना लेंगे। मेरे ख्याल में ये लोग पैसे बचाते हैं क्लाउड सर्विसिंग पे, कि ये लोग इसके लिए तैयार ही नहीं होते कि अगर इतने ज़्यादा लोगों ने इकट्ठे एक्सेस करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में क्लाउड पे पैसे नहीं बचाने चाहिए, क्लाउड ना स्टोरेज पे पैसे बचाने चाहिए, ना कंप्यूटिंग पे पैसे बचाने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि लोग तेज़ी से शिफ्ट हो जाएं डिजिटल के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपके दफातर पे से रश कम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि कम लोगों से आपका ज़्यादा एफिशिएंटली काम हो जाए, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो ऐप है ना वो फिर फ्लॉलेसली चले। सर ऐप फ्लॉलेस होनी चाहिए और उसके अंदर आपको टेस्टिंग बेतहाशा किस्म की करनी चाहिए और आपको फिर उसके बाद उसको क्लाइंट साइड पे लेके जाना चाहिए। बहरहाल सर ये ज़ाहिर चीज़ें, हम भी कंप्लेन बहुत करते हैं बतौर एक अवाम, लेकिन नादरा जो चीज़ें कर रही है उनकी एक एफ़र्ट है और एफ़र्ट करनी चाहिए और उसके बाद चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर काम लोगों का हो रहा है तो वी आर हैप्पी विद इट। सर आगे चलते एक और ख़बर हमारे पास है सर, वो ये है कि सर मैट्रिक, FSC और इंटर के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं सर उसको अगले साल से लागू कर दिया जाएगा। ये बेसिकली जो अभी है कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न आई है, सेकंड डिवीज़न आई है, 33 नंबर वगैरह वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और A, B, C, D, E वाले जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो लग जाएगा। जी सर, वो जो अभी 5th, 6th, 7th क्लास के बच्चे हैं उनको तो मुबारक हो। उसकी वजह ये कि उनके पास टाइम है, जब तक वो मैट्रिक में आएंगे स्ट्रीमलाइन हो चुका होगा। जिन्होंने एग्जैक्टली अगले साल ही पर्चा देना है उनके साथ मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से आपने कहा कोई भी जब आप नई चीज़ करते हो तो उसके टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं। जो भी जनरेशन उसमें से गुजर रही होती है वो उसको बेचारे को सफ़र करना पड़ता है। सो जाहिर है अगर पूरी IB सिस्टम का अगर ये वाला है, अगर OA लेवल्स में ये सिस्टम चलता है तो इट्स अबाउट टाइम के मैट्रिक FA को इस पर आ जाना चाहिए था। ज़ाहिर है सर, आप देखें दुनिया भर के अंदर आप फिर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और ज़ाहिर है ये गुफ्तगू होती होगी जी आप कैसे स्टूडेंट थे, वो तो
अब आप ये तो नहीं ये कहें किसी को मैं फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट था, ये हमेशा अब तो ये होता है मैं ए ग्रेड स्टूडेंट एक लफ्ज़ है, बी ग्रेड स्टूडेंट भी एक लफ्ज़ है। बाकी सर OA लेवल का तो सर ये भी एक मसला था कि वो अब मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन ज़माने में तो ये होता था कि B होता था 82 89 और 90 प्लस A होता था, तो जिसका भी B आता था वो कहता था आपके भाई का 89 पे B आया है, तो मतलब हर बंदा जो है वो ये बताता था। तो असल में उसके अंदर ना मार्क्स जब ख़त्म हो जाए ना, जब आपको वो नंबर्स ख़त्म हो जाएं, तो आपको कैटेगराइज करना लोगों को ना एक बड़ा आसानी से हो जाता है। मतलब मार्क्स के अंदर भी ना फिर बड़ी सिंगल डिजिट्स के ऊपर फिर मुकाबले होते हैं, एक शख्स का 90 पे A आया है, एक शख्स का 94 पे आया है, दोनों का A आया है। सो वो आपको रूम बड़ा मिल जाता है, और ज़ाहिर है घर वालों को भी मिल जाता है सर रूम बड़ा, कि घर वाले कहते हैं कि जी वो फलाने कज़न के तो इसके अंदर 96 नंबर आए थे, तुम्हारे 90 आए हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझसे ज़्यादा लायक हो। तो जब दोनों का A होगा तो टेंशन कोई नहीं होगी। बिल्कुल सर, वो वैसे भी होता ही है ना कि कोई सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है, कोई 100 का होता है, कोई 50 का होता है, तो उसमें जब आप नंबर बताते हो ना अगेन और बाहर जाके बताते हो, मुझे तो पता है कि मैट्रिक में कौन सा सब्जेक्ट किसका और BA में कितने नंबर्स हैं, बाहर जाके बताते हो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये जो ग्रेड बताना है ना ये बड़ा आसान है, तो वो क्योंकि वो तो उस हिसाब से मार्किंग होनी है, तो इसलिए ये अबाउट टाइम ये होना चाहिए था। वो और बात है कि अभी जिनको फौरी तौर पे बारी आ गई है, इनके जब वो बनेंगे कन्वर्जन बनेंगे, इनके जब आगे दाखिले होने होंगे तो एक दफ़ा मैं बता रहा हूँ कि अजाब मच जाएगा। लेकिन ये तो फिर होता है, अब इसका क्या किया? हाँ सर होता है। और सर देखिए मैं तो वैसे भी ये जो एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशंस है ना, मैं उसके साथ खिलाफ हूँ। ये जो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों का सिस्टम है ज़्यादातर का, वो है कि जी आप क्वार्टरली रखें ताकि बंदा फ्रेश रहे। आपने मैंने अभी को बात करेंगे, ये बंदा जाएगा घंटे बाद चौक पे पहुंचेगा तो भूल जाएगा। तो नेशंस जो है आपको साल में 1 ना रखें या 2 ना रखें, कंसिस्टेंट होने चाहिए जी। और उसकी एक और वजह भी है, वो ये है कि अगर तो सालाना वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा है तो फिर यूनिवर्सिटीज़ को भी मजबूर करें कि वो भी सालाना करें। और अगर यूनिवर्सिटीज़ का क्वार्टरली का सिस्टम बेहतर है तो फिर आपने बच्चे को जो सरप्राइज देना है इंटर के बाद, पहले उसको पहले से उसको तैयार कर दें। बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल चलें, ये ग्रेडिंग सिस्टम आएगा, उसके बाद टीचिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। बहरहाल सर हमारा वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।